चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं उन सारी चीजों के ऊपर टैक्स लगेगा जो बाकी चार हेड में नहीं लगता है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग रेंट देते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर किसी को सैलरी मिलता है तो टैक्सेबल हो जाता है सैलरीज के हेड में। अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम करता है तो टैक्सेबल हो जाता है पीजीबीपी में। अगर हम लोग कोई कैपिटल एसेट सेल कर देते हैं और उस पे प्रॉफिट हो जाता है तो टैक्सेबल हो जाता है सीजी में। जो इन चारों हेड में टैक्सेबल नहीं होता है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। तो इसके अंदर ऐसा कौन सा इनकम आता है जो टैक्सेबल हो जाता है? जब भी हम लोग किसी कंपनी से डिविडेंड रिसीव करते हैं तो ये हम लोगों का इनकम है और अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। वैसे ही कैजुअल इनकम होता है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज और बहुत कुछ हम नीचे लिखे हैं। गिफ्ट मिलना, जब हम लोग को गिफ्ट मिलता है तो वो भी हम लोग का इनकम है। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर और एनहांस्ड कंपेंसेशन। जब भी हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है या किसी भी जगह से कंपेंसेशन मिलता है वो भी हम लोगों का अदर इनकम है। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी मतलब सोचो ये घर मेरा है, तुमने उसे लेट आउट में लिया है, मतलब मैंने तुम्हें लेट आउट किया है कितने में 10,000 में। तो मैंने तुम्हें अपना ये घर दिया और तुमसे मैं रेंट लेती हूँ 10,000। दिस 10,000 विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये घर तुमने अपने किसी फ्रेंड को लेट आउट कर दिया, इसे कहते हैं सबलेटिंग। तुम्हारा भी वो खुद का घर नहीं था, मैंने तुम्हें लेट आउट किया था, तुमने अपने फ्रेंड को लेट आउट किया है, तो इसे कहते हैं तुमने सबलेट किया है। सबलेटिंग जब तुमने किया है तो 12,000 पर मंथ लेती हूँ, तो वो 12,000 देती है, तो उस 12,000 से 10,000 तुम मेरे को दे देती हो, तो 2,000 क्या है तुम्हारा इनकम है। ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज में। दिस 2,000 फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय। जब भी हम लोग को पेंशन मिलता है तो पेंशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। पर अगर वो पेंशन हम खुद ले रहे हैं, हम ही एम्प्लॉय हैं और हम ही पेंशन ले रहे हैं, देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। पर अगर मेरे मर जाने के बाद मेरा फैमिली को पेंशन मिल रहा है, मेरा जो पेंशन है अब वो मेरे फैमिली को मिल रहा है, तो उन लोगों का ये इनकम है। दिस पेंशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, क्योंकि ये एम्प्लॉय खुद नहीं ले रहा है, उसका फैमिली ले रहा है। इसके बाद है इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। कैजुअल इनकम क्या क्या होता है? लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, गैम्बलिंग, कार्ड गेम्स, ये सारा ही कैजुअल इनकम है। दीज इनकम्स आर फुल्ली टैक्सेबल। कैजुअल इनकम फुल्ली टैक्सेबल होता है, 1 रुपया भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। इन दीज इनकम टैक्स इन दीज इनकम टैक्स इज चार्ज एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30%। ये सब के ऊपर, कैजुअल इनकम के ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लगता है, फ्लैट विदाउट एनी एग्जेम्पशन। अगर फैमिली पेंशन पे जाएं तो इट इज टैक्सेबल बट इट हैज सम स्टैंडर्ड डिडक्शन। फैमिली पेंशन जब हम लोगों को मिलता है तो ये टैक्सेबल तो है ही क्योंकि ऑब्वियसली मेरा इनकम है, पर इसके ऊपर कुछ डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन कैसे मिलेगा? लोअर ऑफ द फॉलोइंग, 1/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर। मतलब मेरे को जो पेंशन मिला है उसका 1/3 और 15,000 दोनों में जो छोटा होगा उतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एंटर कर रहे हैं गिफ्ट के ऊपर। तो हम लोग डिटेल में कवर किए हैं कैजुअल इनकम को और फैमिली पेंशन को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं गिफ्ट में। गिफ्ट जब हम लोगों को मिलता है तो बहुत सारे तरीके का गिफ्ट मिलता है। एनी सम ऑफ मनी इज रिसीव्ड एज गिफ्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम वन पर्सन और मोर विदाउट कंसिडरेशन। गिफ्ट का मतलब क्या होता है? किसी से कोई रुपया रिसीव कर रहे हैं, मनी रिसीव कर रहे हैं और उसको बदले में हम लोग कुछ भी नहीं दे रहे हैं, उसी को गिफ्ट कहते हैं। हम तुम लोग से ले रहे हैं 50,000 रुपए और तुम लोग को बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं, तो वो 50,000 क्या है? गिफ्ट है। ये गिफ्ट जो कैश में तुम लोगों ने मुझे दिया है ये 50,000 तक एग्जेम्प्ट है। मतलब अगर तुम लोग मेरे को 50,000 दे रहे हो देन इट इज एग्जेम्प्ट, 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर 50,000 से हम 1 रुपया भी ज्यादा दे रहे हैं तो पूरा 50,000 1 रुपया पे टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि 50,000 हटाकर 1 रुपया पे टैक्स लगेगा, पूरा 50,000 वन पे टैक्स लगेगा। इसलिए हम क्लियर मेंशन किए हैं द होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल।
बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम अगर मेरे को 51,000 मिलता है तो क्या 50,000 एग्जेम्प्ट करके सिर्फ 1,000 पे टैक्स लगेगा? नहीं, पूरा 51,000 पे टैक्स लग जाएगा। दूसरा है एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब मेरे को घर मिला है, जमीन मिला है, ये सब कोई मेरे को गिफ्ट में दिया है, लैंड या बिल्डिंग या फिक्स्ड फर्नीचर, तो उसको कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर वो हम गिफ्ट में रिसीव किए हैं और बदले में उसको कुछ भी नहीं दिए हैं, विदाउट कंसिडरेशन, तो क्या टैक्सेबल होना चाहिए? उस चीज का स्टैम्प वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। जैसे अगर तुम लोगों ने मुझे लैंड गिफ्ट किया है और वो लैंड कितने का है, 5 लाख का है, तो हम उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पता करेंगे मार्केट में। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन निकालता है? वैल्यूएशन ऑफिसर। वैल्यूएशन ऑफिसर उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालता है। वो वैल्यू निकाला और 50,000 से ज्यादा निकाला तो वो एसेट टैक्स कैपिटल एसेट बन जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब अगर मेरे को तुम लोगों ने 5 लाख का गिफ्ट दिया है, लैंड गिफ्ट किया है और उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी 5 लाख ही है, ये 50,000 से ज्यादा है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा पूरा अमाउंट। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, सोचो तुम लोगों ने मुझे मूवेबल फर्नीचर दिया है या फिर ज्वेलरी गिफ्ट किया है, ऐसा कुछ गिफ्ट किया है जो मूवेबल है, तो रिसीव्ड एज गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन। मूवेबल प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड किया है कि नहीं 50,000 से, वो देखेंगे। तो कैश के लिए तो कोई और वैल्यू देखने का जरूरत नहीं है, कैश तो कैश का वैल्यू ही होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे। रूल सब में 50,000 का है, 50,000 से 1 रुपया भी एक्सीड करेगा तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब यही बात हम लिखे हैं, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज अ गिफ्ट फॉर अ कंसिडरेशन, सच कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 50,000। ये क्या है? ये इमूवेबल और मूवेबल के ऊपर गिफ्ट का ही केस है, पर ऊपर जो 2 पॉइंट था उसमें था तुम लोगों ने मुझे सामान दिया गिफ्ट के लिए और मैंने तुम लोगों को कुछ भी नहीं दिया, विदाउट कंसिडरेशन। पर नीचे का 2 पॉइंट में है फॉर अ कंसिडरेशन। जैसे मैं, तुम लोगों ने मुझे लैंड दिया 5 लाख का, ठीक है, उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही 5 लाख था। तुम लोगों ने मुझे लैंड गिफ्ट किया 5 लाख का, मैंने तुम लोगों को उसके बदले में क्या दिया, 1 लाख रुपीज। तो लैंड का वैल्यू कितना था, 5 लाख, मैंने तुम लोगों को दिया कितना, 1 लाख, तो 4 लाख रुपीज मैंने तुम लोगों को कम दिया है, 4 लाख रुपीज 50,000 से ज्यादा है, ये टैक्सेबल हो जाएगा, 4 लाख रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। 1 लाख मैंने जो दिया वो ठीक है, 4 लाख मैंने कम क्यों दिया, मतलब वो गिफ्ट है, तो वो 4 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। यही सेम केस है मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। इसके बाद बोल रहा है पर कुछ केसेस में एक्सेप्शन है। अगर मैरिज में मेरे को कुछ भी मिलता है, कितने का भी मिलता है, 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब मेरी शादी है, कोई मेरे को कितने का कुछ भी दे दे, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, गिफ्ट अलाउड है। ट्रांसफर इन इनहेरिटेंस, अगर मेरे दादाजी या पापा से मुझे कुछ भी मिलता है तो वो कितने का भी मिल जाए, फुल्ली एग्जेम्प्ट, 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक्सेप्शन है, मैरिज में और ट्रांसफर इनहेरिटेंस में हुआ है तो फिर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। इंटरेस्ट ऑन अक्रूड इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। बोला है इंटरेस्ट ऑन अक्रूड इंटरेस्ट मतलब अगर मेरा अक्रूड इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो अगर मिलना बाकी है, सोचो गवर्नमेंट मेरे को इंटरेस्ट देने वाला था, अभी तक मेरे को इंटरेस्ट दिया नहीं है, तो वो मेरा क्या है, क्रूड इंटरेस्ट, मेरे को मिलना बाकी है। उसके ऊपर भी वो मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है, क्यों, बहुत दिन से मेरे को इंटरेस्ट नहीं दिया था, तो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग गया, ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज में। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट सेविंग बैंक अकाउंट इज एग्जेम्प्ट अप टू 3,500। अगर पोस्ट सेविंग बैंक में मेरा अकाउंट है और उस पे मेरे को इंटरेस्ट मिला है तो वो टैक्सेबल है, वो इंटरेस्ट तो मेरा इनकम है, पर 3,500 तक एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं लगेगा। मतलब मेरे को अगर 5,000 रुपया इंटरेस्ट मिला है तो 3,500 अलग करके मेरा सिर्फ 1,500 पे टैक्स लगेगा, 1,500 पे।
There are certain immovable property which are not considered as an asset and hence it is not taxable. Example wristwatch, car, etc. कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको गिफ्ट करने पे कोई टैक्स नहीं लगता है. अगर हम लोग किसी को कार दे दे, रिस्ट वॉच दे दे, अब ये कैसे समझ में आएगा क्या क्या सामान जिसमें पर्सनल मूवेबल इफेक्ट होगा. अगर ये नोट्स लिखा हुआ है तो एक्सेट्रा के बाद में लिख दो विच हैज पर्सनल मूवेबल इफेक्ट. जो चीज पर्सनल भी होता है, मूवेबल भी होता है, उसको गिफ्ट करने से टैक्स नहीं लगता है. ये हम लोग पढ़कर आए हैं कैपिटल एसेट का एक्सेप्शन में. Nothing is taxable if individual is a non-resident. This provision is only applies when the consideration is received from a resident individual for issue of shares by a closely held company at a price exceeds the fair market value of the share. अगर कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा अगर एक रेसिडेंट एक नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट करता है तो कुछ भी टैक्स नहीं होगा क्योंकि नॉन रेसिडेंट इंडिया में टैक्स नहीं देता है मतलब गिफ्ट रिसीव करने पे. तो नथिंग इज टैक्सेबल इफ इंडिविजुअल इज अ नॉन रेसिडेंट. याद रहे नॉन रेसिडेंट को अगर कुछ गिफ्ट मिला है तो वो 1 रुपया भी टैक्स नहीं देगा. ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल है? दिस प्रोविजन इज ओनली अप्लाइज व्हेन द कंसीडरेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम अ रेसिडेंट इंडिविजुअल. बाकी का बाद में बताएंगे. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ. Nothing is taxable if the stock of the closely held company, that CHC is closely held company, got listed. ये पूरा अलग रखो, ये बाद में बताएंगे. डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22. इसमें हम लोग डीम्ड डिविडेंड पढ़ते हैं. डीम्ड डिविडेंड मतलब क्लियरली फील नहीं होता है वो डिविडेंड है बट वो डिविडेंड है. जैसे कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. हर साल प्रॉफिट से डिविडेंड अगर दे रहे हैं, हर साल प्रॉफिट को बांट रहे हैं, उसको डिविडेंड कहते हैं. ये हम लोग को पता है. कंपनी अगर हम लोग अभी 1920 है, 1920 के प्रॉफिट से अगर हम तुम लोगों को प्रॉफिट तुम लोगों में बांट दे तो इसको सीधा सीधी डिविडेंड कहते हैं. पर सोचो मेरे को हम तुम लोग को 1819 में भी डिविडेंड नहीं दिए, इस साल भी डिविडेंड नहीं दिए, अगला साल भी डिविडेंड नहीं दिए, तुम लोग को 3-4 साल तक डिविडेंड दिया ही नहीं है. एक बार में हम 21-22 में तुम लोगों को डिविडेंड देंगे तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से देंगे, जमा किया हुआ प्रॉफिट से देंगे, तो वो भी एक तरीके का डिविडेंड है. एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर इज डिविडेंड. हम जमा किया हुआ प्रॉफिट से डिविडेंड दे या हर साल के करेंट प्रॉफिट से तुम लोगों को डिविडेंड दे, डिविडेंड जैसे ही प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दैट इज कॉल्ड डिविडेंड. दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर. देखो बहुत बार क्या होता है कंपनी के पास कैश नहीं होता है शेयर होल्डर में बांटने के लिए, तो वो क्या करता है देखता है बहुत टाइम से शेयर होल्डर लोग को डिविडेंड नहीं मिला है तो वो क्या करता है अपना कंपनी का डिबेंचर दे देता है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे देता है, बोनस शेयर दे देता है, ये सब दे देता है कि लो मेरे पास पैसा नहीं है, कैश नहीं है, काइंड में ले लो, तो काइंड में दे देता है. तो when these are sold by shareholders, market value of securities are taxable in the hands of shareholder. पर शेयर होल्डर लोग के साथ क्या होता है अगर हम कैश में डिविडेंड देते हैं तब शेयर होल्डर लोग के हाथ में तो डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है. जैसे सोचो हम तुम लोगों को डिविडेंड दिए कैश में 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 50,000 सबको मिला, तो वो तो तुम लोग का फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि हम इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी से तुम लोग डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, देन इट इज एग्जेम्प्ट. पर हम तुम लोगों को काइंड में दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, डिबेंचर दे रहे हैं, बोनस शेयर दे रहे हैं, इसको जब तुम लोग बेचोगे तो जितने में बेचोगे उसका मार्केट वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा. बोनस शेयर गिवन टू शेयर होल्डर आर नॉट ट्रीटेड एज डिविडेंड. डिबेंचर और डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, सिक्योरिटीज है, पर बोनस शेयर अगर इक्विटी शेयर होल्डर बेचता है तो उसको डिविडेंड नहीं कहते. याद रहे बोनस शेयर बेचने को डिविडेंड नहीं कहते. डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन. अगर मेरा कंपनी बंद हो रहा है, लिक्विडेट हो रहा है और हम अपने कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इसलिए बांट दे रहे हैं तो भी ये डिविडेंड है. हम बंद होने पे बांटे चाहे जैसे भी बांटे, प्रॉफिट अगर बांट रहे हैं तो वो डिविडेंड है. When company gone through liquidation, it distributes its accumulated profit of the company immediately.
whether capitalized or not, is deemed to be dividend. Distribution on reduction of capital. अगर तुम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़े हो या नहीं मेरे को नहीं पता, पर जब हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है तो कंपनी बहुत सारा कुछ चीज शेयर होल्डर को भी देता है, बांटता है। तो अगर रिडक्शन के टाइम, कैपिटल रिडक्शन के टाइम कोई भी चीज शेयर होल्डर को देते हैं तो वो डीम्ड डिविडेंड है। एडवांस और लोन बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, बोल रहा है एनी पेमेंट बाय अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड ऑफ एनी सम बाय वे ऑफ एडवांस और लोन टू एनी शेयर होल्डर who is a beneficial owner of 10% or more of the equity share capital of the company will be treated as deemed dividend. देखो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है, जिसमें हम सब इन्वेस्ट कर सकते हैं, पब्लिक इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे कि रिलायंस, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, ये सब कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये सारे लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो इन सबको और ये लोग में हम पब्लिक चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग को रिलायंस में इन्वेस्ट करना है तो हम लोग रिलायंस का शेयर खरीद सकते हैं, तो रिलायंस है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पर आज सोचो एबीसी लिमिटेड है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें अगर हम लोग को इन्वेस्ट करना है तो हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, हम लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, सब पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। तो नॉर्मली क्या होता है, आज रिलायंस ये सबको अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑनलाइन डालना पड़ता है, अपना पूरा बुक्स डालना पड़ता है। क्यों? हम लोग भी तो देखेंगे कंपनी अपने पैसे का क्या करता है। जैसे आज यस बैंक डूब रहा था तो सारा पब्लिक भी परेशान हो गया। क्यों परेशान हो गया? क्योंकि पब्लिक भी उसमें पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, शेयर खरीद के रखा है। तो हम लोग को भी जानना है कि यस बैंक कैसे डूबा, अपने पैसे का क्या किया। हम लोग भी बहुत क्वेश्चन करते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक आर इंटरेस्टेड इन यस बैंक। पर आज अगर किसी का कोई एबीसी डूब रहा है तो हम लोग इंटरेस्टेड, हम लोग को कुछ नहीं है। तो वो तो नॉर्मली रिलायंस अगर किसी एम्प्लॉय को एडवांस करता है या लोन करता है शेयर होल्डर को, तो वो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक इंटरेस्टेड है। पर अगर कोई ऐसा कंपनी है जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है और उस तरीके का कंपनी अगर अपना एम्प्लॉय को एडवांस या लोन देता है तो कल को दिखा देता है कि वो डिविडेंड दिया था। मतलब सोचो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इन विच पब्लिक आर नॉट इंटरेस्टेड, पब्लिक जिसमें इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब वो प्राइवेट कंपनी है। तो मेरा सोचो एक प्राइवेट कंपनी है, हम अपना एक शेयर होल्डर को एडवांस दिए थे या लोन दिए थे, कुछ भी दिए थे, वो उसको हम कल को बोल सकते हैं कि हम तो उसको डिविडेंड दिए थे। अब क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या है, जिस कंपनी में वो कम से कम, अब कौन सा शेयर होल्डर मेरे से एडवांस लेगा या लोन लेगा तो हम बोल देंगे कि वो डिविडेंड था, जिसके पास कम से कम मेरे मेरे कंपनी का 10% शेयर है, उसी को हम बोलेंगे कि वो हम बोल सकते हैं कि वो डिविडेंड दिए थे। if the loan is not covered by the accumulated profit then it is not a deemed dividend। ये बहुत काम का बात। तो हम लोग क्या पढ़े पूरे 5 नंबर में, पूरे 5 नंबर में पढ़े हम लोग कि अगर हम लोग अपना किसी भी शेयर होल्डर को एडवांस या लोन देते हैं तो हम लोग को अगर मन करता है तो अपने बुक्स में हम लोग उसको डीम्ड डिविडेंड दिखा सकते हैं। अगर हम लोग को मन है तो हम लोग उसको डीम्ड डिविडेंड दिखा सकते हैं। पर वो ऐसा कंपनी होना चाहिए जिसमें पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, मींस विच इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और कौन से शेयर होल्डर को ये बेनिफिट मिलेगा, ये बेनिफिट उसी शेयर होल्डर को मिलेगा जो हम लोग के कंपनी का बेनिफिशियल ओनर है। बेनिफिशियल ओनर वो होता है जिसके पास कम से कम 10% और मोर हम लोग का शेयर है। पर ये जो हम लोग उसको लोन देते हैं वो कहाँ से देते हैं, क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो लोन दे रहे हैं उसको, वो लोन का पैसा हम लोग कहाँ से लाते हैं। वो लोन का पैसा कहीं बिजनेस कहीं से भी, कंपनी कहीं से भी दे सकता है। पर अगर वो ये पैसा प्रॉफिट से देता है, जमा किया हुआ प्रॉफिट से, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस,
अगर वो पीएल से देता है ये प्रॉफिट, तब तो हम लोग उसको डीम्ड डिविडेंड बोल सकते हैं, कि बोल देंगे कि ये पीएल से एक्चुअली उसको डिविडेंड दिए थे। पर अगर किसी और जगह से निकाल कर उसको ये लोन दिए हैं, तब उसको हम लोग डिविडेंड नहीं बोल सकते। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है लोन शुड बी टेकन फॉर एनी पर्पस। सामने वाला जब शेयर होल्डर हम लोग से लोन लेता है तो किसी भी रीजन से ले सकता है, पर इस दो रीजन से उसको लोन नहीं लेना है। इट इज फॉर बिजनेस पर्पस और लेंडिंग। मतलब शेयर होल्डर के बिजनेस, शेयर होल्डर लोग तो कोई और बिजनेस भी करता है। जैसे अगर सोचो कि हम रिलायंस के शेयर होल्डर हैं, तो मेरा अपना ट्यूशन सेंटर भी तो है, मेरा प्रोफेशन भी तो है। हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए इसलिए हम उसके शेयर होल्डर बन गए, पर मेरा अपना बिजनेस या प्रोफेशन भी तो हो सकता है। तो हम रिलायंस से इसलिए लोन ले रहे हैं क्योंकि मेरे को अपना बिजनेस में चाहिए, ये रीजन नहीं होना चाहिए। या फिर ये रीजन भी नहीं होना चाहिए कि मेरे से खुशबू लोन मांगी है तो हम रिलायंस से लोन लेकर खुशबू को लोन दे देंगे, ये रीजन भी नहीं होना चाहिए। मतलब हमको किसी और को लेंड करना है, इसलिए जाके हम कंपनी से लोन नहीं ले सकते। फॉर पर्पस ऑफ इट्स ओन कंपनी इन विच ही इज ऑलरेडी अ शेयर होल्डर। हम अपने ही कंपनी के लिए लोन नहीं ले सकते। मतलब अपना कंपनी, अपना बिजनेस, ये सब रीजन से हमको लोन नहीं लेना है, और कोई भी रीजन से ले ले चलेगा। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, अभी बोले टैक्सेबल अगर होता है तो बीबीडीडी, बीबीडीए में, अगर एग्जेम्प्ट होता है तो 10 सबसेक्शन 34 में। तुम लोग बोलोगे ये कैसा, आप अभी बोल रहे हैं एग्जेम्प्ट होगा, अभी बोल रहे हैं टैक्सेबल होगा। तो हम एक बात क्लियर कर दे, डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट अप टू 10 लाख अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। मतलब अगर मेरे को डिविडेंड 12 लाख मिला है तो 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है। ऐसा कहाँ लिखा है? 10 सबसेक्शन 34 में। पर 2 लाख जो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल है 115 बीबीडीए में, इसमें ये टैक्सेबल में है। इफ इट इज टैक्सेबल देन एट द रेट 10%। अगर 2 लाख रुपया टैक्स, 2 लाख का डिविडेंड पर टैक्स लग रहा है, तो कितना टैक्स लगेगा? 2 लाख तो अमाउंट है डिविडेंड का, उस वो तो टैक्सेबल डिविडेंड है, उस पे टैक्स लग जाएगा फ्लैट 10%, 20,000 गवर्नमेंट टैक्स ले लेगा। नो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अर्निंग डिविडेंड कैन बी डिडक्टेड। डिविडेंड लेने में अगर मेरा कोई भी तरीके का खर्चा हुआ है तो वो लेस करने नहीं मिलेगा। इट इज टैक्सेबल ऑन ग्रॉस बेसिस। मतलब 2 लाख पे, 2 लाख मेरा डिविडेंड था तो 2 लाख पे टैक्स लग जाएगा, कुछ भी उससे लेस करने मेरे को नहीं मिलेगा। ऊपर जो हम लिखे थे कैपिटल एसेट, वो क्या क्या कैपिटल एसेट है, ये हम कैपिटल गेन में भी पढ़ाए हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, बुलियन, ये सभी कुछ कैपिटल एसेट है। रिलेटिव से हम जितना चाहे उतना गिफ्ट ले सकते हैं, 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। पर रिलेटिव मतलब क्या होता है? पूरा फैमिली ट्री, जितना बड़ा हम लोग फैमिली ट्री देखते हैं वो सब रिलेटिव है। किसी से भी घर में गिफ्ट ले लो, टैक्स नहीं लगेगा। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, स्पाउस, ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर ऑफ सिस्टर और पेरेंट्स, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस, पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स एंड पेरेंट्स ऑफ स्पाउस, किसी से भी ले लो। एचयूएफ में पूरा फैमिली में किसी से भी ले लो, कि कहीं टैक्स नहीं लगेगा। क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या है? whose shares are not publicly listed, जो हम तब से बोल रहे हैं। प्राइवेट कंपनी का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होता है, क्योंकि उस पर पब्लिक इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है जिसमें पब्लिक, जो पब्लिकली लिस्टेड नहीं होता, and in which public are not substantial interested, whose shares are only purchased privately, जिसका शेयर प्राइवेटली खरीदा जाता है, कंपनी के अपने लोग खरीदते हैं, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, ये लोग खरीदते हैं, पब्लिक नहीं खरीदता।